कलॉरिफिकेशन रिपीट करें या डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करें? यहीं से मैच्योरिटी क्लेम के बारे में अपन देखेंगे। डेथ क्लेम का प्रोसीजर अपन ने देख लिया था, अभी मैच्योरिटी क्लेम का प्रोसीजर देखेंगे अपन। तो लिख रखा है अपन ने, द फॉलोइंग प्रोसीजर इज फॉलोड फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स व्हेन द इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर। जब अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है? प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बताया था, प्रोसीजर के केस में पॉइंट्स अपने को उल्टे सीधे करने नहीं है, सीक्वेंस में चलेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारे पास गिविंग इंफॉर्मेशन बाय द कॉर्पोरेशन। जैसे पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी वैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अपने को क्या देगा? इंफॉर्मेशन देगा। तो पहला पॉइंट है हमारे पास गिविंग इंफॉर्मेशन बाय द कॉर्पोरेशन। दूसरा पॉइंट है हमारे पास सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जैसे अपने पास इंफॉर्मेशन आएगी वैसे अपन अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर चले जाएंगे कहां पर? ऑफिस में। तो हमारे पास लिख रहा है सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। थर्ड पॉइंट है हमारे पास चेकिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। फिर इंश्योरेंस कंपनी वाले डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे? चेक करेंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट लॉस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। हो सकता है आप लोगों ने 10 साल का इंश्योरेंस लिया हो तो आपके पास जो इंश्योरेंस पॉलिसी रखी हो वो गुम गई हो। होता है कई सालों से जो पॉलिसी होती है वो क्या हो जाती है? गुम जाती है। तो यहाँ पर लिख रहा है टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर अपने से इंश्योरेंस पॉलिसी गुम गई है तो अपने को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी किसको? ऑफिस में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। फिर फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लॉस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अपने से इंश्योरेंस पॉलिसी खो गई है तो अपन इसका पब्लिकेशन दे देंगे, न्यूज़पेपर में अपन एडवर्टाइजमेंट दे देंगे कि हमसे ये पॉलिसी इस तारीख को खो गई थी, ताकि उसका एक प्रूफ रहेगा। सिक्स्थ है हमारे पास सबमिशन ऑफ कंपनसेशन बॉन्ड। अपन क्लेम क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे इंश्योरेंस कंपनी में कि भैया हमें क्या चाहिए? कंपनसेशन चाहिए। तो अपन कंपनसेशन बॉन्ड सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद अमाउंट करेंगे, किस कैलकुलेट करेंगे अमाउंट किसका? क्लेम का। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंश्योर्ड। जिसने इंश्योरेंस करा रखा था उसकी क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन की, वही तो बंदा है, कोई और तो नहीं आ गया। पेमेंट मेड टू द इंश्योर्ड, और जो भी इंश्योर्ड होगा उसको क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। 10 पॉइंट है, 5-5 करके याद कर लेते अपन। और इसी का शॉर्ट अपन ने इसका शॉर्ट लिखा था या उसका शॉर्ट लिखा था? इधर 5 पॉइंट देश का लिखा था ना। हाँ, तो इसके तो पूरे 10 पॉइंट ही है। तो इसमें लिख रहा है हमारे पास गिविंग इंफॉर्मेशन बाय द कॉर्पोरेशन। सबसे पहले इंफॉर्मेशन देगा कौन? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। दूसरा पॉइंट है हमारे पास सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो पहला पॉइंट है हमारे पास गिविंग इंफॉर्मेशन बाय कॉर्पोरेशन, गिविंग इंफॉर्मेशन बाय कॉर्पोरेशन। सेकंड है हमारे पास सबमिट द नेसेसरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। थर्ड है हमारे पास चेकिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। और फोर्थ है हमारे पास टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट लॉस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या हो गया? गिविंग इंफॉर्मेशन बाय द कॉर्पोरेशन। दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तीसरा क्या हमारे पास? चेकिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। और चौथा हमारे पास टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मन में 4-4 बार बोल इसको। पॉइंट हमारे पास था क्या था? कॉर्पोरेशन अपने को इंफॉर्मेशन देगा तो टू गिव द इंफॉर्मेशन बाय द कॉर्पोरेशन। सेकंड था सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तीसरा था हमारे पास चेकिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। और चौथा था हमारे पास टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट लॉस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। फिफ्थ अपन देख लेते हैं हमारे पास है पब्लिकेशन। जैसे हमारे पास ये इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, इसका क्या कर देंगे? पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लॉस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, या फिर इसको अपन शॉर्ट में भी लिख सकते हैं पब्लिकेशन ऑफ लॉस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। पब्लिकेशन ऑफ लॉस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सबमिशन ऑफ कंपनसेशन बॉन्ड। इसके बाद ये तो करवा लेंगे कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ क्लेम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंश्योर्ड और पेमेंट मेड टू द इंश्योर्ड। तो हमारे पास फिफ्थ वाला क्या था? पब्लिकेशन ऑफ लॉस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके बाद अपन क्या करेंगे? सबमिशन ऑफ कंपनसेशन बॉन्ड। फिर अपने को क्या करना है? कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ क्लेम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंश्योर्ड और पेमेंट मेड टू द इंश्योर्ड। तो फिफ्थ वाला क्या है हमारे पास? पब्लिकेशन ऑफ लॉस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके बाद अपने को क्या करना है? सबमिशन ऑफ द कंपनसेशन बॉन्ड, कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ क्लेम। इसके बाद अपने को क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंश्योर्ड और उसके बाद क्या कर देंगे? पेमेंट टू द इंश्योर्ड। और उनमें 4-4 बार। तो अपन रिवाइज कर लेते हैं पॉइंट बाई।
सबसे पहला पॉइंट अपने पास क्या था? गिवन इंफॉर्मेशन बाय दी कॉर्पोरेशन। सेकंड पॉइंट हमारे पास था सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। थर्ड था हमारे पास चेकिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। फोर्थ था हमारे पास टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट लॉस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। फिफ्थ था हमारे पास पब्लिकेशन ऑफ लॉस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सिक्स्थ था हमारे पास सबमिशन ऑफ कंपनसेशन बॉन्ड। सेवेंथ था अपने पास कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ क्लेम। एट्थ था अपने पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंश्योर्ड और लास्ट हमारे पास पेमेंट टू द इंश्योर्ड। फिर बाकी जो हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। आंसर इसका आरबीडी के अंदर आप लोगों को मिलेगा। कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि एक तो चार्ट बोला हुआ है तो एक तो आप लोगों को चार्ट याद करना है। चार्ट में आप लोगों के 2 पेज भर जाएंगे। जो आप लोग आरबीडी में से चार्ट याद करोगे उसमें आराम से 1 या 1.5 पेज आप लोगों का भर जाएगा। हाँ, 3 पेज की थ्योरी लिख के आनी है, 1.5 पेज या 2 पेज में चार्ट आ जाएगा। उसके बाद 1 पेज या 1.5 पेज की थ्योरी लिखनी है। बाकी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए फिर इसके अंदर पॉइंट्स तो है नहीं, चार्ट है तो चार्ट आप लोग अपने भी यहाँ पे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस क्या होता है? जैसे अपन ने पहली बार गाड़ी का इंश्योरेंस कराया या कंपनी की तरफ से कराया आता है, उसके बाद बार बार अपने को उसको क्या कराना पड़ता है? रिन्यू कराना पड़ता है। डबल इंश्योरेंस मेरे ख्याल से क्या हो जाता होगा, किसी भी चीज का डबल जगह से इंश्योरेंस करा लेना, वो क्या होता है? डबल इंश्योरेंस होता है। तो इनके अंदर डिफरेंस लिख रहे हैं। डिफरेंस आप लोग कैसे लिख के आते हो? वहाँ पे किसी भी चीज का अपने को डिफरेंस लिखना रहता है। तो इसको अपन मॉडर्न टाइप में तो कैसे लिख कर आते हैं? यहाँ पर तो अपन लेते हैं बेस और बाकी डिफरेंशिएट कर देंगे किसमें? डबल इंश्योरेंस में और री इंश्योरेंस में। पहले री इंश्योरेंस नाम है तो पहले री इंश्योरेंस लिखेंगे और फिर डबल नाम है तो फिर डबल लिखेंगे। तो इसी तरीके का उसके अंदर बना हुआ होगा। कैसे बना हुआ है ना उसमें भी? बेस या डिफरेंस ऑफ बेस और री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो आप लोगों को ये भी खुद ही याद करना है क्योंकि डिफरेंस तो मैं क्या बताऊंगा, पॉइंट वाला काम चल रहा है अपना। तो ये 2 क्वेश्चन अपने ये वाले हो गए। एक अपना ये भी थोड़ा इसके लिए थ्योरी जो है वही थ्योरी मिलेगी, पॉइंट्स बहुत कम मिलेंगे आप लोगों को। अगर आप लोगों को खुद, जैसे मैं पॉइंट बना रहा हूँ, आप लोगों को खुद को भी पॉइंट बना रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन है IRDA वाला, डिस्क्राइब द फंक्शन एंड पावर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अपने आरबीडी के अंदर तो पूरा थ्योरी फॉर्म में लिख रहा है। अगर अपने को इसको पॉइंट्स की फॉर्म में याद करना है तो एक बार गूगल पे सर्च मार लो। गूगल पे नहीं मिले तो यूट्यूब पे देख लो कि यूट्यूब पे सामने वाले बंदे ने क्या बताया, तो उसको अपन अपने लैंग्वेज में लिख के आ जाएंगे। या फिर चैट जीपीटी करके जो भी ऐप आता है उसमें सर्च मार लो, उसके अंदर पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये 3 जगह से काम बन सकता है बस। और कोई चौथा है क्या? और कोई चौथा नहीं है। या तो गूगल से या यूट्यूब से या चैट जीपीटी से देख लेना पॉइंट्स किसमें बनते हैं। क्योंकि थ्योरी पढ़ने में तो क्या थोड़ा सा आलस आता है, समझ में कम आता है। अगर या तो यूट्यूब पे जो सर है वो बता देते हैं, अच्छी बात है। पॉइंट्स चैट जीपीटी में मिल जाए तो पॉइंट्स लिख के उनको क्या कर लेना, याद कर लेना। बाकी आरबीडी के अंदर की जो थ्योरी है वो तो कॉम्प्लिकेटेड ही मिलेगी आपको। एक और क्वेश्चन हमारे पास 2019 में आया हुआ है, व्हाट इज मोर्टेलिटी टेबल? मृत्यु दर तालिका क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस और नेसेसिटी पूछ रहा है और इसके प्रकार पूछ रहा है, कितने प्रकार की होती है। 2019 में दिख जाएगा आरबीडी के अंदर। उसका थोड़ा सा और अगर अपन को लगता है यार ये तो हार्ड है, इजी फॉर्म चाहिए, तो इन तीनों जगह से एक बार देख लेना कहाँ पे 10 नंबर में होगा, 20 में भी आ सकता है। ये तो 10 में है, हाँ 20 में भी सकता है। 20 का ही तो है 2000। क्वेश्चन नंबर 13 तो किसमें आएगा? 20 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 13 2020 में आया हुआ है। कभी कभी 10 नंबर में आता है, मोस्टली तो 20 में नहीं आया ये। इसके अंदर 2 चीजें पूछी थी इसने। एक तो जो अपन ने बेसिक प्रिंसिपल याद करे थे ना, इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या था उसका? ILU, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, लॉस मिनिमाइजेशन और U फॉर अटमोस्ट गुड फेथ। और क्या था? ICA, इंडेमनिटी, ICS, इंडेमनिटी, कॉज मॉक्सिमा और कंट्रीब्यूशन और सब्रोगेशन। तो 20 नंबर में ऐसा आया था। एक तो उसने 10 नंबर में पूछे थे प्रिंसिपल्स जो अपन ने कल याद करे थे, और बाकी 10 नंबर में ये पूछा है क्रॉप इंश्योरेंस और लाइव स्टॉक इंश्योरेंस। वैसे तो यूनिट 5 में मिलता है हमेशा ये अपने को क्रॉप इंश्योरेंस और लाइव स्टॉक इंश्योरेंस, लेकिन इस बार इसने 2020 के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 में दे दिया था, तो 10-10 नंबर के 2 थे ये। प्रिंसिपल्स के साथ क्या डाल दिया था? क्रॉप इंश्योरेंस और
लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस, यानी फसल बीमा और पशुधन बीमा। तो इसकी भी थ्योरी वो भी आप लोग खुद ही कवर करना। बाकी एक क्वेश्चन हमारे पास 2022 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15-20 नंबर में, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन या लिबरलाइजेशन इन इंश्योरेंस सेक्टर। ये जो मैंने पॉइंट्स निकाले, मिक्स करके निकाले मैंने, ये जो पॉइंट्स मैंने लिख रखे ये मैंने कुछ तो लिए गूगल से, इसका लिंक मैं आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दूंगा, प्लस गूगल प्लस मैंने ये लिए अपने आरबीडी से। तो कुछ पॉइंट्स की थ्योरी तो कहाँ पे मिलेगी, गूगल वाले लिंक के अंदर, और कुछ की कहाँ पे मिल जाएगी, आरबीडी के अंदर, उससे बनाया हुआ है अपन ने। तो यहाँ पर बोल रहा है डिस्कस एडवांटेजेस बताने और डिसएडवांटेजेस बताने हैं प्राइवेटाइजेशन इंश्योरेंस सेक्टर के। प्राइवेटाइजेशन बोला या लिबरलाइजेशन बात एक ही है। एडवांटेजेस को अपन याद कर लेते हैं। एडवांटेजेस का जो शॉर्टकट रहेगा वो क्या रहेगा, INRRCW। INR को अपन मतलब इंडियन रुपीस को इसी में लिखते हैं INR के फॉर्म में, तो उससे याद कर लेना। और फिर RC क्या हो जाएगा, RCW। तो I for हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। N for क्या हो जाएगा, नो पॉलिटिकल इंट्रूजन। R for क्या हो जाएगा, रेवेन्यू जनरेशन। तो I for हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। N for क्या हो गया, नो पॉलिटिकल इंट्रूजन। और R for क्या हो गया, रेवेन्यू जनरेशन। अगर I for क्या हो गया हमारे पास, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। N for क्या हो गया, नो पॉलिटिकल इंट्रूजन। और R for क्या हो गया, रेवेन्यू जनरेशन। 3-3 4-4 बार बोल लो मन में, ये याद हो जाएगा। तो RCW मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉम्पिटिटिव अप्रोच और वाइड स्कोप एंड एक्टिविटीज। तो RCW यानी क्या हो गया, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट होएगा तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। उसकी वजह से कॉम्पिटिटिव अप्रोच, कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ने की वजह से जो स्कोप होगा वो क्या हो जाएगा, वाइड एंड एक्टिविटीज। तो हमारे पास I for तो क्या हो गया था, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। N for नो पॉलिटिकल इंट्रूजन। और R for रेवेन्यू जनरेशन। रेवेन्यू जनरेट होगा तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉम्पिटिटिव क्या था, अप्रोच। और W for क्या हो गया, वाइड स्कोप एंड एक्टिविटीज। मेरे को तो याद हो गया, आप लोग एक बार देख लो, हो गया। डिसएडवांटेजेस को अपन याद कर लेंगे NDFL के नाम से। थोड़ा अलग अलग पॉइंट है, तो जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी थोड़ी अजीब ही है। NDFL अपन कैसे देखेंगे, नेचुरल मोनोपोली। D for क्या हो जाएगा, डिक्लाइन इन पब्लिक इंटरेस्ट। F for क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ कंपनीज। और N for हो जाएगा, लैक ऑफ रेगुलेशंस और लॉ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। तो N for तो क्या हमारे पास, नेचुरल मोनोपोली। D for क्या हमारे पास, डिक्लाइन इन पब्लिक इंटरेस्ट। F for क्या है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ कंपनीज। और N for क्या हो जाएगा हमारे पास, लैक ऑफ रेगुलेशंस और लॉ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। बोलो मन में 4-5 बार दोनों के दोनों रिपीट करते हैं एक साथ। तो अभी अपन ने एडवांटेजेस याद करे थे। I for था इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। N for था हमारे पास नो पॉलिटिकल इंट्रूजन। R for था हमारे पास रेवेन्यू जनरेशन। R for था हमारे पास रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉम्पिटिटिव अप्रोच, वाइड स्कोप एंड एक्टिविटीज। इधर हमारे पास डिसएडवांटेजेस लिखे हुए थे। N for था हमारे पास नेचर ऑफ नेचुरल मोनोपोली। और D for था हमारे पास डिक्लाइन इन पब्लिक इंटरेस्ट। F for था फ्रेगमेंटेशन ऑफ कंपनीज। L for था हमारे पास लैक ऑफ रेगुलेशंस और लो प्रॉफिटेबिलिटी, लो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया। अपने उधर की साइड अपन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को ये भी 10 नंबर में देखने को मिल जाएगा, डिफाइन प्रीमियम की प्रीमियम क्या है। तो पहले तो प्रीमियम के बारे में बता देना, आधे या एक पेज में। उसके बाद 2 पेज में थ्योरी लिख देना। एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द रोल ऑफ प्रीमियम। आरबीडी के अंदर तो आप लोगों को 4 ही मिलेंगे, बाकी ये अपन ने यहाँ पे कितने लिख रखे हैं, 7 लिख रखे। आराम से याद हो जाएंगे। एज, जेंडर, प्रोफेशन, हेल्थ रिकॉर्ड, मेडिकल हिस्ट्री और स्मोकिंग और ओबेसिटी। ये सारी चीजें किसको अफेक्ट करती है, प्रीमियम को। आपकी प्रीमियम एज जितनी कम होगी
प्रीमियम भी उतनी क्या होगी कम, और एज ज्यादा होगी तो प्रीमियम भी क्या होगी ज्यादा। तो ये सारी चीजें अप्लाई करेगी किसको, प्रीमियम को। याद हो जाएगी कि याद कराऊं, हो जाएगी ना, इसमें तो पूछेंगे। बाकी हमारे पास है डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। कल ही अपन ने याद करे थे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, तो उसी के अंदर से निकाल लो। एक तो प्रपोजल, स्क्रूटनी, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, पेमेंट ऑफ प्रीमियम और इशू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसी के अंदर से ही। ठीक है, 2016 के अंदर आया था क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद तो आया नहीं, हो सकता इस साल आ जाए। एक हमारे पास बोल रहे हैं व्हाट इज एक्सीडेंट इंश्योरेंस। एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्या होता है सबको पता है, लेकिन आरपीडी में से पढ़ेंगे थोड़ा बहुत तो थोड़ा अच्छे से लिख पाएंगे। डिस्कस द कंडीशन टू गेटिंग कंपनसेशन अंडर पर्सनल एक्सीडेंट प्लान। पर्सनल एक्सीडेंट प्लान में अपने को कंपनसेशन कैसे मिलता है। तो पहला पॉइंट हमारे पास लिखा है इंश्योरेंस पॉलिसी मस्ट बी इन फोर्स। हमारे पास एक तो क्या होनी चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। एक तो वो एक्सपायर हो गई हो, एक्सपायर हो गई तो कोई एक्सीडेंट इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलने वाला नहीं है। इंजर्ड मस्ट बी इंजर्ड इन एक्सीडेंट। जो अपने को चोट लगी हो किसके दौरान लगी हो, एक्सीडेंट के दौरान। ऐसा नहीं कि भाई किसी ने थप्पड़ दे दी और तुम चलेगा भी कंपनसेशन दे दो, तो वाली बात नहीं। थर्ड पॉइंट हमारे पास था इंजरी कॉज्ड बॉडीली हार्म और डेथ। और जो इंजर्ड हुआ हो, तुम बोलो एक तो मेरी बाइक हो गई है, तो बाइक का नहीं खुद का, क्योंकि यहाँ पर जो बात चल रही है किसकी चल रही है, पर्सनल एक्सीडेंट की। तो अपने चोट लगे तुम बोलो मेरी बाइक के लगी, तो वाली बात नहीं होनी चाहिए। खुद के लगे हुए खुद मर गए हो। द पीरियड ऑफ डेथ, मरने के दौरान या फिर क्या बोलते हैं जो अपन मरे वो पीरियड के अंदर ही मरे हो, जो अपना इंश्योरेंस चल रहा था 1 साल का, उसी के अंदर मरे हो, बाद में नहीं मरे हो एक्सपायर होने के बाद। टू बिकम टेम्पररी डिसेबल फॉर वर्क, 15 दिन की छुट्टी ले ली ऑफिस से क्योंकि काम ही नहीं कर सकते, तो 15 दिन का पैसा कहाँ से मिल जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी से। फंड्स फॉर एजुकेशन ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऑफ द इंश्योर्ड, सामने वाला मर गया होगा तब उसके बच्चों की जो भी एजुकेशन उसका पैसा कहाँ से मिल जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी से। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, कितना पैसा मिलता है। बेसिक चीजें अगर इनको रटेंगे तो भूल जाएंगे या याद भी रह सकती है। बेसिक चीजें अगर माइंड में बिठाएंगे कि यार अगर पर्सनल एक्सीडेंट होएगा क्या क्या चीजें होगी, तो अपने को याद रह जाएगी। 7 ही पॉइंट है। पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, यहाँ पर अपने पास एक तो पॉलिसी होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या, इंजर्ड किससे हुए हो, एक्सीडेंट से, और इंजर्ड हुए हो तो या तो बॉडी को हार्म हुआ या डेथ हुई हो। उसके बाद क्या था हमारे पास, पीरियड ऑफ डेथ, जो डेथ हुई है वो इंश्योरेंस के पीरियड में होनी चाहिए, बाद में नहीं होनी चाहिए। टू बिकम टेम्पररी डिसेबल फॉर वर्क, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन या फंड्स फॉर चिल्ड्रंस ऑफ एजुकेशन, और अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। याद कराने वाली चीज है या फिर बेसिक चीज है, बेसिक चीज है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज सैलरी सेविंग स्कीम। वेतन बचत बीमा योजना क्या होती है, सैलरी सेविंग स्कीम क्या होती है। डिस्क्राइब द मेन एलिमेंट्स ऑफ दिस स्कीम। एक बार 2021 में आया, एक बार 2015 में आया है। इंग्लिश मीडियम वाली आरबीडी के अंदर कोई पॉइंट्स नहीं दे रखे, हिंदी मीडियम वाली आरबीडी के अंदर ही पॉइंट्स रखे, तो उसी को अपन ने गूगल ट्रांसलेट कर दिया। तो अंदर की थ्योरी तो आप लोगों को अपने भी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जिसके पास इंग्लिश की आरबीडी होगी उसको तो ये पॉइंट्स दिखेंगे ही नहीं, तो अंदर की थ्योरी आप लोगों को अपने भी यहाँ पे लिखनी है। बाकी अपन पॉइंट्स याद कर लेते हैं कि इसके जो मेन पॉइंट्स पूछ रहा था, ये मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो पॉइंट्स क्या है। पहला के यहाँ पर स्कीम चल रही है, एलिजिबिलिटी फॉर स्कीम। इस स्कीम के लिए अपन क्या होने चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए। दूसरा हमारे पास एम्प्लॉय एलिजिबल टू ज्वाइन द स्कीम, अपने पास एलिजिबिलिटी तो है, दूसरा पता नहीं योजना में शामिल होने योग्य कर्मचारी। पॉइंट्स याद कर ले, अंदर का अपने भी यहाँ पे देखना है। एलिजिबिलिटी फॉर स्कीम और एम्प्लॉय एलिजिबल टू ज्वाइन द स्कीम, दोनों एक ही लग रहे हैं मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी आएगी या फिर क्वालिफिकेशन आएगी, पहले में तो ये होगा कि क्वालिफिकेशन आएगी यहाँ पर। तो एक तो अपने पास क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन, और दूसरा हमारे पास क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी। तो क्वालिफिकेशन फॉर स्कीम और एम्प्लॉय एलिजिबल टू ज्वाइन द स्कीम। तीसरा हमारे पास है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। चौथा हमारे पास है अप्रूवल ऑफ एम्प्लॉयर, और पांचवा हमारे पास है परचेजिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं, लिंक कैसे हो रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे पास क्या थी, क्वालिफिकेशन। दूसरा क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी। तीसरा क्या होनी चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। चौथा जब ये तीनों चीजें पूरी हो जाएगी तो अपने को अप्रूवल मिलेगा किससे, एम्प्लॉयर से। अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद अपन परचेज कर लेंगे क्या, इंश्योरेंस पॉलिसी। तो 5 पॉइंट हो गया हमारे पास। पहली क्या थी, क्वालिफिकेशन फॉर स्कीम। दूसरी क्या है, एलिजिबिलिटी फॉर स्कीम। तीसरा क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। चौथा क्या हमारे पास, अप्रूवल ऑफ एम्प्लॉयर। और पांचवा क्या हो जाएगा हमारे पास, परचेजिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। बोलो मन में 4 बार।
हुए 5 पॉइंट याद। तो पहला तो हमारे पास क्या था, क्वालिफिकेशन फॉर स्कीम, एलिजिबिलिटी फॉर स्कीम, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, अप्रूवल ऑफ एम्प्लॉयर, और उसके बाद क्या था हमारे पास, परचेजिंग ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे वैसे अपन क्या कर देंगे, पेमेंट ऑफ प्रीमियम। उसके बाद दो चीजें, नो पर्सनल इंफॉर्मेशन, नो पर्सनल रिसीट। तो जैसे पेमेंट करेंगे प्रीमियम का, वैसे ना तो कोई नो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, नो पर्सनल रिसीट है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल ऑन लिविंग सर्विस। अगर अपन सर्विस छोड़कर चले जाते हैं तो उसके लिए एम्प्लॉयर कोई रेस्पॉन्सिबल होने वाला नहीं है। तो ऊपर के 5 याद करने में टाइम लगा, नीचे के 5 याद करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे अपन पॉलिसी खरीदेंगे तो पेमेंट ऑफ प्रीमियम, नो पर्सनल इंफॉर्मेशन, नो पर्सनल रिसीट। उसके बाद लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर, और लास्ट वाला क्या हमारे पास, एम्प्लॉयर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल ऑन लिविंग स्कीम। हो जाएगा मेरे ख्याल से यार। लास्ट वाला क्वेश्चन, इसकी थ्योरी भी आप लोगों को थोड़ी सी हार्ड मिलेगी, आरबीडी के अंदर से पढ़ेंगे तो आप लोग गूगल, यूट्यूब या फिर चैट जीपीटी से देख लेना। बाकी एक बात ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ोगे जिनकी थ्योरी बहुत ही बेकार है, सड़ी हुई है एकदम, पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा है, वैसे क्वेश्चन जरूर बैठते। ऐसा नहीं जिन क्वेश्चंस को अपन ने पढ़ा है वो नहीं बैठेंगे, जो अपने को याद है वो बैठेंगे, लेकिन जो ये सड़े सड़े क्वेश्चन है, जैसे एवरेज लॉस पॉलिसी और पर्टिकुलर एवरेज लॉस पॉलिसी, इसके अंदर डिफरेंस हो गया, ये इनके बारे में बताना है। एक अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का चार्ट हो गया। बाकी मजे वाला क्वेश्चन है डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस आता है, ये भी हो गया अपना। मोर्टेलिटी टेबल ये भी आ सकती है, और IRDA ये भी थोड़ा सा, इसकी जो आंसर है बिल्कुल ऐसा लगता है दिमाग का कचरा कर देने वाला, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो कचरे वाले क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ के जाना है, ऐसा नहीं कि बस मैंने लिख दिए थे यहाँ पर बोर्ड पर और आपने कि सर ने तो पॉइंट्स लिखा ही नहीं है, सर ने तो 20 में से 13 क्वेश्चन के पॉइंट लिखा दिए, मुझे 13 याद है, मैं तो 13 पढ़ के चला जाता। तो वैसा नहीं है, बाकी के साथ भी आप लोगों को पढ़ के जाने पड़ेंगे। मैंने 22 की बात करी थी, 20 ही क्वेश्चन हुए, तो 20 क्वेश्चन पढ़ के चला जाना, इंश्योरेंस पेपर अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक वीडियो और बनाई थी, वो देख ली थी क्या, 3 पेज कैसे पढ़ने, 5 पेज कैसे पढ़ने, समझ में आ गया था ना बरोबर। तो वो थोड़ा सा अच्छा तरीका हर पेपर के लिए, वो कि 3 पेज कैसे पढ़ने और 5 पेज कैसे पढ़ने। तो वाली एक बार वापस देख लेना, दोबारा देखनी हो तो काम बन जाएगा, समझ में आएगी होगी 3 पेज कैसे पढ़ने और 5 पेज कैसे पढ़ने। मतलब भी किसी को कोई दिक्कत हो तो भी बोल दो, बाकी आप लोग इनको घर पे जाके याद कर लेना, और एक बार आरबीडी के अंदर इनकी थ्योरी पढ़ के चले जाना कि इनके अंदर लिखना क्या है। तो बाकी तो आप लोग लिखोगे तो अपने मन से ही, मेन तो अपन के लिए क्या होता है, कल भी मैंने ये बोला था कि इंसान को केवल क्या दे दो, पॉइंट्स दे दो, बाकी अंदर का तो अपने आप ही लिख देता। आगे वाले से ही बोलते अपन पॉइंट्स बता दे यार, कभी ये बोला कि सिर्फ भाई थ्योरी बता दो, उल्टा घुमा के चाटा देगा, भैया लिखूंगा तेरे को बताऊंगा, पॉइंट्स बता दे, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो पॉइंट्स अपने हो जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े मैंने वो आप लोग जरूर पढ़ के जाना है।